हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर जीके की एक सुपर वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। चेचक स्मॉल पॉक्स एक रोग कारक जीव कौन सा है? चेचक रोग का कारक जीव कौन सा है, प्रश्न कह रहे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैरिसेला विषाणु। चेचक को छोटी मात्रा या स्मॉल पॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। चेचक का रोग कारक जीव वैरिसेला विषाणु है। परवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? दोस्तों, परवाहिका डिसेंट्री पाचन तंत्र का रोग है। यह शिगेला, साल्मोनेला या एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। यूपी ट्रिपल एससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार सामान्य सर्दी जुकाम जैसी बीमारी में विभिन्न प्रकार के राइनो वायरस विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण इन बीमारियों पर टीकाकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? कुत्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेबीज का संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतियूरजक एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परागज ज्वर पौधों के पराग से उत्पन्न संक्रमण है। यह एक मौसमी एलर्जी है जो बसंत या पतझड़ के मौसम में होती है। छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली होना, आंखों में पानी आना आदि इसके लक्षण हैं। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं में। दिए गए विकल्पों में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में यह खून की कमी शरीर में आयरन की कमी के कारण हो सकता है। रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अप्लास्टिक रक्ताल्पता। अप्लास्टिक एनीमिया के कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। यह एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में मुख्यतः अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन बी, लोहा। एनीमिया का सबसे सामान्य कारण लौह तत्वों की कमी अर्थात रक्त की कमी होता है। इस रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को थकावट, ठंड लगना, चक्कर आना, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रायः रहती हैं। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता, सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? दोस्तों, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे शरीर में असामान्य लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं जो अर्धचंद्राकार या हंसिये के आकार की होती हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन सी, मसूड़ों से रक्तस्राव, खून की कमी, आयरन डिफिशियंसी, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी तथा आरबीसी के विनाश की उच्च दर एनीमिया के प्रमुख कारण हैं। हृदय की धड़कनों का अनियमित होना, थकान, त्वचा का पीलापन आदि एनीमिया के लक्षण हैं, जबकि मसूड़ों में रक्तस्राव विटामिन सी की कमी से होता है। कितने क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 45।
डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात यह मोनोसोमिक 44+X होती हैं। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? दाद रिंगवर्म। दाद रिंगवर्म एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है जिसके कारण त्वचा पर लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। मच्छरों के काटने से इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, जबकि डेंगू, जीका व चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग हैं जो मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा CO60, कोबाल्ट 60। दोस्तों कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा किरण उत्पन्न करता है या कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? सही जवाब है ऑप्शन ए और सी, क्षय और डिप्थीरिया। संक्रमित दुग्ध से क्षय तथा डिप्थीरिया रोग होता है। डिप्थीरिया रोग गले में खराश, भूख की कमी आदि का कारण है तथा क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि संक्रमित दूध से डिप्थीरिया रोग होता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न हेतु पूर्ण अंक प्रदान किया है। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? क्षय रोग में। क्षय रोग या यक्ष्मा या ट्यूबरक्लोसिस TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने BCG की खोज की थी, BCG के टीके की। इस बीमारी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को DPT वैक्सीन दिया जाता है। इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ट्यूबरक्लोसिस के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? BCG। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, दस्त। दस्त, डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? हैजा। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण और मक्खियों द्वारा फैलता है। यह रोग दूषित जल के सेवन से होता है। इससे व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा जल को उबालकर पीना चाहिए। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। घेंघा, गाइटर अथवा गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है। यह अवट ग्रंथि थायराइड की अल्प क्रियता के कारण होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। घेंघा रोग, गाइटर रोग किसकी अल्प क्रियता के कारण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवट ग्रंथि थायराइड की। अगला प्रश्न है कि मिलान करें। तो दोस्तों इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। ओइटिस कान का रोग, एंसेफेलाइटिस दिमाग, लेरिंगाइटिस गला, हेपेटाइटिस यकृत। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक दोस्तों ये एक वायरस है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। इससे यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस को हेप्डेनाविरिडी परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें DNA के दोहरे सूत्र डबल स्ट्रैंडेड DNA पाए जाते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। रोग के प्रभाव से लाल रुधिराणु नष्ट होने लगते हैं। इससे रोगी को रक्त क्षीणता हो जाती है तथा तिल्ली प्लीहा स्प्लीन बढ़ जाती है। रक्त तनु और शरीर कमजोर हो जाता है। उपयुक्त उपचार ना हो तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है मलेरिया से प्रभावित अंग है
तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी। मलेरिया परजीवी का नाम है, सही जवाब है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है, सही जवाब है ऑप्शन बी क्यूनाइन। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इस रोग से बचाव के लिए क्यूनाइन, डायराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियों का उपयोग करना चाहिए। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। निमोनिया रोग में फेफड़े के वायुकोश संक्रमित हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में, ऑप्शन सी। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्राथमिक रूप से यह शरीर संचलन एवं मांसपेशियों में समन्वय को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मस्तिष्क से। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग का ही एक विशेष प्रकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायुओं के क्षरण से स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, पर कुछ दवाओं और प्रबंधन रणनीतियों से लक्षणों में स्थायी सुधार हो सकता है। यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। इसका नाम फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्नांड इसिडोर विडाल के नाम पर रखा गया है। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष अंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहा जाता है वर्णांधता। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते समय एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रंगबोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंगबोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से अर्थात आनुवंशिक या कतिपय रोगों के पश्चात हो सकता है। आनुवंशिक रक्त अंधता, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता का कोई उपचार नहीं है। साधारणतया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? ऑप्शन बी हरा और लाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जिसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी का अभाव होता है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों के दोनों X गुणसूत्रों पर वर्णांधता के अप्रभावी जीन के उपस्थित होने पर उनमें वर्णांधता होगी, जबकि पुरुषों में एक ही अप्रभावी जीन होने पर वर्णांधता आ जाती है। अतः वर्णांधता रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि रक्त और अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जहां रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रभावित करता है। इसे साधारणतया रक्त कैंसर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग किसी रोगी व्यक्ति के साथ काफी घनिष्ठता से रहने पर संचरण करता है। इसमें शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। एड़ी और कलाई की अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? दमा, ऑप्शन डी। टाइफाइड, आंत्र ज्वर, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस या यसीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु एवं डिप्थीरिया या रोहड़ी कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। दमा या अस्थमा श्वसन तंत्र की बीमारी है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दमा एलर्जी मौसम के प्रभाव एवं आनुवंशिक कारणों से होता है। हैजा, कोढ़, तपेदिक या यक्ष्मा या क्षय रोग
निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस आदि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? ऑप्शन सी, दमा से। टीकाकरण बैक्टीरिया या वायरस जनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी उपाय है। दमा बीमारी का कारण बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, अतः टीकाकरण द्वारा दमा बीमारी से नहीं बचा जा सकता। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, जहां दिल की धमनियों एवं उसके वेश चैम्बर्स के कार्य प्रणाली एवं सक्रियता का परीक्षण विभिन्न उपकरणों की सहायता से किया जाता है। रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सहायता का पालन नहीं करती तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? हृदय रोग का। संतृप्त वसाओं, जंतु वसा के अधिक सेवन से रुधिर वाहिनियों की दीवार के भीतरी स्तर पर वसा का जमाव होने लगता है। इससे सामान्य रुधिर संचरण बाधित होने लगता है। इस रोग को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके कारण हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु हो सकती है। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ऑप्शन सी, खराब कोलेस्ट्रॉल में। ट्रांस फैट अथवा ट्रांस फैटी एसिड सबसे खतरनाक किस्म की दवा है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL की वृद्धि तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL की कमी होती है। ट्रांस फैट के अधिक सेवन से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं हैं? ऑप्शन बी, सांस की कमी। मधुमेह या डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जो कि मनुष्य के शरीर में अग्न्याशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन नामक स्राव के असंतुलन के कारण होती है। इसके निम्न लक्षण हैं: थकान महसूस करना, बहुत प्यास लगना, वजन कम होना, भूख अधिक लगना, मूत्र बार बार एवं अधिक मात्रा में होना, शरीर में फोड़े फुंसियां बार बार निकलना तथा शरीर में घाव या फोड़ा होने पर घाव जल्दी न भरना। मधुमेह को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर व्यायाम, दवा एवं कुछ प्रमुख सब्जियों, करेला के सेवन से रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? ऑप्शन सी, डायबिटीज। इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिस्रावण के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र एवं रेटिना कोशिकाओं को ऊर्जा कम मात्रा में मिल पाती है। व्यक्ति को अधिक थकावट तथा शरीर में ऐंठन होती है। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 से 125। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, जबकि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 140-199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक होने पर व्यक्ति मधुमेह का रोगी माना जाता है। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्कावरण शोथ, जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन होती है। यह सूजन विषाणु, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है। ताप, ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक्स। ज्वरहारी या संतापहर एंटीपायरेटिक्स औषधियां ज्वरावस्था में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियां जो कि शरीर के ताप को कम करके उसे सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करती हैं, जैसे फेनेसिटिन, एंटीपायरिन, एमिनोपायरिन आदि। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग जीवाणु के माध्यम से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। आइसोनियाजाइड का प्रयोग क्षय रोग के उपचार में किया जाता है।
स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेग के जीवाणु पर अत्यंत कारगर है। इसका उपयोग प्लेग के इलाज में किया जाता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। एड्रेनेलिन या एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जिसका उपयोग गंभीर एलर्जी, पूर्ण हृदय रोग एवं सतही खून के बहाव के इलाज के लिए किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाणु। एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स के पहले प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। एंथ्रेक्स के टीकाकरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी, कृत्रिम प्रतिजन। तीसरी पीढ़ी के टीके डीएनए टीके होते हैं। इसमें जिस रोग से प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है उसके एंटीजन में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी द्वारा बदलाव करके कृत्रिम प्रतिजन वैक्सीन टीका बनाया जाता है। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण की खोज जर्मन वैज्ञानिक जोहान रीडर ने किया था। ये तरंगे सूर्य के प्रकाश, स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। इस विकिरण का उपयोग अदृश्य दिखाई, अंगुली के निशानों का पता लगाने, खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? हृदय की कमजोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी एक उपकरण है जिससे हृदय की गतिविधि मापी जाती है। यह उपकरण आवेगों को एक ग्राफ के रूप में कागज पर व्यक्त करता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यदि इस ग्राफ में कोई अनियमितता पाई जाती है तो वह हृदय रोग को प्रदर्शित करता है। पैरासीटामोल है, सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतितापक तथा दर्दनाशक रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में किया जाता है। औषधियां मेडिसिन या ड्रग कहलाती हैं। पैरासीटामोल एक ज्वरनाशक, प्रतितापक और पीड़ाहारी या दर्दनाशक औषधि है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? एड्स। ऑप्शन ए, एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसके लिए रेट्रोवायरस समूह का विषाणु उत्तरदायी है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोढ़। बहु औषधि चिकित्सा कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 1995 से WHO ने WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी स्थानीय देशों में कुष्ठ रोगियों को MDT की मुफ्त आपूर्ति की है। बहु औषधि चिकित्सा मल्टी ड्रग थेरेपी कुष्ठ कोढ़ के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 1995 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी स्थानीय देशों में कुष्ठ रोगियों को MDT की मुफ्त आपूर्ति की है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।